उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। संघवाद शब्द को परिभाषित करने में, संघवाद की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करने में, संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्यों का ब्यौरा दर्ज करने में, सरकार के कामकाज के विकेंद्रीकरण का वर्णन करने में। संघवाद क्या होता है? सरकार की शक्तियों का एक केंद्रीय सत्ता तथा देश की विभिन्न राज्य सरकारों के बीच बंटवारे की प्रणाली को संघवाद कहा जाता है। किसी संघ में सरकारों के दो स्तर होते हैं। केंद्र सरकार आम राष्ट्रीय महत्व के विषय में पूरे देश के लिए जिम्मेदार सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। राज्य सरकारें राज्य स्तर पर तथा राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए जिम्मेदार सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है। सरकार की दो व्यवस्थाएं होती हैं। एकात्मक व्यवस्था, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार में स्थित होती हैं। केवल एक केंद्रीय सरकार पूरे देश को पूर्ण अधिकार के साथ चलाती है या नियंत्रित करती है। संघीय व्यवस्था, इस व्यवस्था में शक्ति तथा नियंत्रण केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। दोनों ही सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आज दुनिया के 192 देशों में से 25 में संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू है। इनमें से कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, रूसी संघ तथा बेल्जियम हैं। संघवाद की मुख्य विशेषताएं। सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। भारत में 3 स्तर हैं। एक ही नागरिक श्रेणी पर शासन करने के बावजूद सरकार के प्रत्येक स्तर का कानून बनाने, करारोपण तथा प्रशासन के मामले में अपने क्षेत्राधिकार होते हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर की शक्तियां तथा कार्य संविधान के द्वारा तय हैं तथा उनकी गारंटी भी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को संघीय सरकारों के बीच होने वाले झगड़ों को सुलझाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार के किसी भी एक स्तर के द्वारा संविधान के मूल प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता। ये भारत पर भी लागू होता है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच राजस्व के स्रोतों को संविधान के द्वारा स्पष्ट तरीके से बांट दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच आपसी भरोसा तथा रजामंदी होती है। संघीय व्यवस्था के 2 लक्ष्य होते हैं: देश की एकता की रक्षा करना तथा इसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधता के अनुकूल ढलना। एक आदर्श संघीय व्यवस्था के साथ साथ चलने के लिए आपसी भरोसा तथा सहमति दोनों ही पहलू मौजूद होते हैं। संघों का निर्माण 2 प्रकार से होता है। प्रथम तरीका, जब स्वतंत्र राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही मिलकर एक बड़ी इकाई बना लेते हैं। इस प्रकार के संघों को साथ आने वाले संघ कहा जाता है। इसमें सभी राज्यों को समान शक्तियां मिली होती हैं तथा वे समान रूप से मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा तरीका, जब एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्यों
तथा राष्ट्रीय सरकार के साथ साझा करने का फैसला करता है। इस प्रकार के संघों को साथ साथ बने रहने वाला संघ कहा जाता है। इसमें सभी राज्यों को समान शक्तियां नहीं मिली होती। कुछ राज्यों को खास अधिकार मिले होते हैं तथा केंद्र। भारत किस प्रकार एक संघीय व्यवस्था वाला देश है? संविधान के अनुसार शक्तियों को 3 सूचियों के द्वारा बांटा गया है। उनके नाम हैं संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे बैंकिंग, मुद्रा, देश की सीमाएं, विदेशी मामले तथा संचार। राज्य सूची, इसमें राज्य तथा स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कृषि, व्यापार, पुलिस, सिंचाई तथा वाणिज्य। समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, विवाह, व्यापार संघ, वन, दत्तक ग्रहण तथा उत्तराधिकार जो केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही सूचियों में दिए गए विषयों के महत्व के होते हैं। इन सभी सूचियों में अनुपस्थित विषय अविशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय सरकार के पास होता है। उदाहरण, संविधान के निर्माण के बाद आने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जबकि जम्मू और कश्मीर को अपना स्वयं का संविधान तथा विशेष दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्र राज्य बनाए जाने के हिसाब से बहुत छोटे इलाकों जैसे राजधानी शहर दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी आदि को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए विशेष शक्तियां होती हैं। शक्तियों की साझेदारी की इस व्यवस्था को आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसमें बदलाव लाने के लिए इसे सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना होता है। इसके बाद इसका कम से कम राज्यों की कुल संख्या में से कम आधे की विधायिकाओं द्वारा पुष्टि की जानी होती है। शक्तियों के बंटवारे को लेकर किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं को लागू कराने में अहम भूमिका निभाती है। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार काम करती है? आइए हम भारत में संघवाद की सफलता के कुछ कारणों को देखें। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भारत में संघीय व्यवस्था के लिए पहला तथा प्रमुख परीक्षण था। भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर नए राज्य बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि एक भाषा बोलने वाले लोग उसी राज्य में रह सकें। कुछ राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि भौगोलिक तथा सांस्कृतिक जातीयता को लेकर मौजूद भेद के आधार पर किया गया है। उदाहरण, उत्तराखंड और नागालैंड। भाषाई नीति, भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है, क्योंकि ये लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी के अलावा भारतीय संविधान में 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले
उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से किसी एक को परीक्षा का माध्यम के रूप में चुनने की छूट होती है। राज्यों की भी अपनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं तथा संबंधित राज्य की सरकार का कामकाज उसी भाषा में होता है। केंद्र तथा राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्गठन कर संघवाद को सुदृढ़ बनाया गया है। एक ही पार्टी द्वारा केंद्र तथा अधिकांश राज्यों पर लंबे समय तक शासन करने की स्थिति में राज्य सरकारें अपने अधिकारों का प्रयोग स्वायत्त शासी संघीय इकाइयों के रूप में नहीं करती हैं। सरकार का विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण का अर्थ केंद्र तथा राज्य सरकारों से शक्तियों को लेकर स्थानीय शासन या सरकार को प्रदान करना है। विकेंद्रीकरण के मुख्य उद्देश्य। स्थानीय स्तर पर बहुत सी समस्याएं तथा मुद्दे होते हैं। स्थानीय लोगों को इन समस्याओं के बारे में ज्यादा अच्छी तरह पता होता है। उन्हें बेहतर पता होता है कि धन कहाँ खर्च किया जाए तथा चीजों को और प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। निर्णय प्रक्रिया में लोगों के सीधे शामिल होने से लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पैदा होती है। स्थानीय सरकार स्थानीय स्वशासन नामक लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है। शक्ति को निम्न 3 स्तरों के बीच विकेंद्रित कर दिया जाता है: राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर। 1992 में संविधान में ये संशोधन कर विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया कि लोकतंत्र के तृतीय स्तर को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाया जाए। संविधान संशोधन 1992। संविधान के अनुसार स्थानीय शासन की निकायों का नियमित चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। निर्वाचित संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। सभी पदों की संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी राज्यों में एक स्वतंत्र संस्था राज्य चुनाव आयोग का गठन पंचायत तथा नगर परिषद के चुनावों की निगरानी के लिए किया गया है। राज्य सरकारों को स्थानीय शासन वाली निकायों के साथ कुछ राजस्व तथा अधिकार साझा करना पड़ता है। इस साझेदारी का रूप अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है। गांवों के स्तर पर स्थानीय शासन। गांवों के स्तर पर स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। स्थानीय शासन को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर। ग्राम पंचायत में पंच कहे जाने वाले वार्ड सदस्यों का परिषद होता है। उनके अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। उनका चुनाव उस वार्ड या गांव में रहने वाले वयस्क लोगों की जनसंख्या करती है। पंचायत के कामों की निगरानी ग्राम सभा करती है। गांव के मतदाता उसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है तथा उसके लिए आम बजट की अनुशंसा करती है। प्रखंड स्तर। पंचायत समिति या प्रखंड या मंडल कुछ ग्राम पंचायतों के समूह द्वारा गठित एक स्थानीय शासन व्यवस्था है। इसका कार्य किसी तहसील या तालुके के
गांवों के कार्य करना है। उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य इस प्रतिनिधि संस्था के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जिला स्तर: एक जिले की सभी पंचायत समितियां या मंडल मिलकर जिला परिषद का गठन करते हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। उस जिले के विधायक, सांसद तथा जिला स्तर के अन्य निकायों के कुछ अन्य अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया भी होता है। इसी प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। कस्बों तथा छोटे शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। वहीं बड़े शहरों में नगर निगम होता है। इनका नियंत्रण लोगों के प्रतिनिधियों से निर्मित एक निर्वाचित संस्था के द्वारा होता है। मेयर यानी महापौर नगर निगम का राजनीतिक प्रधान होता है तथा नगर पालिका का प्रमुख उसका राजनीतिक प्रधान होता है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संघवाद सरकार की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों यानी सत्ता का बंटवारा एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा संवैधानिक इकाइयों के बीच होता है। सरकार के भिन्न स्तर नागरिकों के समान वर्ग पर शासन करते हैं, किंतु प्रत्येक स्तर का कानून बनाने, करारोपण तथा प्रशासन में अपना अलग क्षेत्राधिकार होता है। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता सुरक्षित रह सके और वे निर्बाधित रूप से अपना कार्य करते रह सकें। संघीय व्यवस्था देश की एकता की सुरक्षा करती है तथा उसे बढ़ावा देती है। ये क्षेत्रीय विविधता को भी स्थान देती है, उसे समायोजित करती है। भारत सबको साथ लेकर चलने वाला संघ है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार की समग्र निगरानी में काम करने वाली राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। देश के अलग-अलग भागों की भाषाई तथा सांस्कृतिक विभिन्नता का सम्मान करते हुए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। भारत में केंद्र सरकार के पास अकुशलता के आधार पर राज्य सरकारों को भंग कर राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का पूर्ण अधिकार है। 1990 से पहले केंद्र सरकार प्रायः संविधान का दुरुपयोग कर प्रतिद्वंदी दलों की सरकार वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया करती थी।